हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्जाम पर। बिहार दरोगा की जो 1799 पदों पे भर्ती के लिए नई वैकेंसी आई है, उसी के लिए यहाँ पे देखेंगे 30 प्रैक्टिस सेटों का जो पहला वॉल्यूम है यह रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से जारी किया जा चुका है। इस बुक के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं बिहार एसआई के साथ साथ बीएसएससी सीजीएल 4 यूपीएसआई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट के जो प्रश्न हैं वह बिहार एसएससी सीजीएल या बीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। तो यह जो सेशन है अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। किनके द्वारा भारत के मूल संविधान को अपने हाथ से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के हाथों से जो भारतीय का मूल संविधान है उसे लिखा गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तथा इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कथक शास्त्रीय नृत्य के या की एक शास्त्रांग हैं, कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली जैसे अन्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन कौन कलाकार रहे हैं, इनका हम यहाँ पे एक पीडीएफ लगा देंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके उनको आप आसानी से देखकर याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। किसके द्वारा यह लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है इस्माइल मर्चेंट जी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे 5 जून को यानी 5 जून 2025 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं इसकी थीम थी। एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्ष 2025 की जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? इसका आविष्कार सर फ्रैंक विटल के द्वारा किया गया था। सर फ्रैंक विटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। यहाँ पे वाष्प इंजन नहीं पूछा जा रहा। वाष्प इंजन होता तो जेम्स वाट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जेट इंजन पूछा जा रहा है, इसलिए विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्टीम इंजन या वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार लुइस एडिसन वाटरमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो आप इसमें देखेंगे क्योरा ये सामाजिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो क्योरा आखिर है क्या? क्योरा एक प्रश्न उत्तर वाली वेबसाइट है जिसमें लोग प्रश्न पूछते हैं और लोगों के द्वारा ही उसका उत्तर दिया जाता है। क्योरा का मुख्यालय कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में स्थित है। कहाँ पे? माउंटेन व्यू में स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला, इसके अलावा अगर ट्विटर की बात कर लें तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जैक डोरसी ट्विटर के संस्थापक है। वर्तमान में इसके सीईओ अलग एलन मस्क हैं। सीईओ अभी ट्विटर के कौन है? एलन मस्क हैं, और ट्विटर को वर्तमान में एक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? जैक डोरसी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग हैं। गूगल के संस्थापक लैरी पेज व सेर्गेई ब्रिन हैं। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो वन रिपोर्ट, भारतीय वन रिपोर्ट अगर 2023 की माने तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वन स्थित है, मध्य प्रदेश में। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो यह यूरो है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, और फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह यूरो है। क्रोएशिया यूरोजोन में 1 जनवरी 2023 को शामिल होने वाला 20वां देश है। कौन सा? क्यूरोशिया। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? कौन रेखा तय करती है? तो यह रेखा जो है रेड क्लिफ है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, और इनका निर्धारण किन किन देशों के बीच में होता
होता है यहाँ पे, जैसे कि मैकमोहन रेखा, हिडेनबर्ग रेखा और 30वीं समानांतर रेखा। तो यहाँ पे हम एक स्लाइड डाल देंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग स्लाइड को देख के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और यह सीमाएं किन किन दो देशों के बीच में स्थित हैं आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? राज्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो आप इसमें देखेंगे अटलांटा जो है यह राज्य नहीं है बल्कि एक देश है। क्या देश है? देश नहीं, मतलब जॉर्जिया एक राज्य है अमेरिका में, उसी की राजधानी है अटलांटा। अमेरिका राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक है, तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है? तो दिए गए विकल्पों में से जो शनि है इसका घनत्व सबसे न्यूनतम है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका घनत्व कितना है? तो 0.69 ग्राम है। 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रति घन सेंटीमीटर है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.515 प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर है, जो कि आप देखिएगा सौर मंडल में तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। और सबसे कम किसका घनत्व है? तो ये शनि ग्रह का है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो दिए गए विकल्पों में लोकटक जो है ये मीठे पानी की झील है और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में कौन सा झील स्थित है? तो लोकटक झील स्थित है। इसके अलावा देखेंगे इसके अन्य तथ्यों के बारे में, तो यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। इसके अलावा अगर बात करें सांभर झील की, यह कहाँ स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ढेबर या देबर झील जो है, देबर, यह भी राजस्थान में स्थित है। और चिल्का झील देख लें तो यह चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो कि खारे पानी की भारत में बृहत्तम लैगून झील है, जो झींगा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक मीठे पानी की झील कौन है? लोकटक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक देशों वाला द्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला द्वीप अफ्रीका है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यूएन के अनुसार देखिएगा तो अफ्रीका महादेश में 54 देश हैं। इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। यानी साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। वहीं पर अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो सबसे बड़ा देश अफ्रीका का नाइजीरिया है और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। और जो अफ्रीका कंटिनेंट है यह विश्व का इकलौता महाद्वीप है जहां से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया। नीचे दिए गए प्रकरणों के पास रखे दिक् सूचक सुई विक्षेपित दर्शाएगी। किसमें दर्शाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी केवल 3, अर्थात लवण का जो विलय होगा उसमें ही दिक् सूचक जो है वो दिक् सूचक की सुई जो है वो विक्षेपण दिखाएगी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के संवृत्त वृत्तीय पाश के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होता है? तो पाश में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिदर्शी यंत्र यानी पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ होता है? पेरिस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो सोनार का प्रयोग गोताखोर जल की सतह पर उपस्थित वस्तुओं का पता लगाने में करते हैं और नॉटिकल समुद्री मील जिससे समुद्री दूरी मापी जाती है। ठीक है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। परिदर्शी या पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटे कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। छोटे कण बैंगनी और आसमानी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण लाल और नारंगी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। अगर बात करें लाल रंग की, तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसके कारण बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह 100% कर दिया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
यूनेस्को संगठन द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा नृत्य जो है ये गुजरात राज्य का नृत्य है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को संगठन के देखिएगा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अब छठ पूजा को भी शामिल करने की बात की जा रही है। इस बार सितंबर में जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में नाम रखकर भेजा जा चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद ये ऐसी न्यूज आ जाए कि छठ पूजा को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। फिलहाल विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इन्हें राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा तो यहाँ पे दो पुरस्कार है, एक राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार और एक लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये दोनों अलग अलग हैं। यह जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसी मतलब सामाजिक कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार तो ये तो 24-25 में दिया गया है, 22 और 23 में दिया गया है। ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान के.एस. चित्रा को 2023 के लिए तथा उत्तम सिंह को 2022 के लिए दिया गया है। लेकिन अगर बात करें 2025 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 पार्श्व गायक सोनू निगम जी को दिया गया है। 2025 का यह पुरस्कार किसको दिया गया है? सोनू निगम जी को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिएगा तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला जी को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला जी को दिया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो यह कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा तो 1974 से 1978 के समय में शुरू किया गया था। और इस 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। तो विकल्प ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इस 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत देखिएगा तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ए है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं अपितु एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यकारी नई राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम को चुना गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। एक तो कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम हो गई, अमरावती भी है। अमरावती को क्या रखा गया? विधायी राजधानी अमरावती है। और न्यायिक राजधानी के रूप में कुर्नूल को रखा गया है। कुर्नूल न्यायिक राजधानी है, अमरावती विधायी राजधानी है तथा विशाखापट्टनम यह कार्यकारी राजधानी है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब समय के अनुसार या प्रश्न के अनुसार आप अपने ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। अगर कार्यकारी राजधानी पूछा जाए तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, अमरावती अगर पूछा जाए तो यह विधायी राजधानी हो जाएगी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी हो जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पट्टाभी सीतारामैया जी के द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई है। जे.एल. नेहरू, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, इन तमाम लेखकों के द्वारा कुछ न कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे हम एक और स्लाइड लगा देंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्लाइड के माध्यम से राइटर और उनके द्वारा लिखे हुए कुछ पुस्तकों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और ये पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप लोग इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? उपर्युक्त सभी के द्वारा, अर्थात स्थगन करके, सत्रावस्थान करके या विघटन करके। लोकसभा का स्थगन स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि लोकसभा का सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग करते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? किसका है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत उपयुक्त में से किसी का नहीं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर नियंत्रण उपयुक्त में से किसी का नहीं होता है। तो बात होगी किसका होगा? तो संचित निधि से धन संसदीय विधि के सिवाय किसी अन्य विधि द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। संसदीय विधि के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। संचित निधि के अंतर्गत सरकार की सभी प्राप्तियां, उधार, भुगतान, जमा
आदि आते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयकों को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया गया है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है। यह विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? तो इसका जो तात्पर्य है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से लिया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस लौह स्तंभ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित इस स्तंभ में इसके विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा से किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा से किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946 में यह भारत में आया था। संविधान सभा के निर्माण, स्वरूप एवं संरचना का प्रावधान कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा से किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया? तो यह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं और यह किस राज्यों में इसकी अवस्थिति है यह दिखलाना है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पहला का दूसरा हो जाएगा। इसके बाद सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? यह राजस्थान में है। दूसरा का तीसरा हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तीसरा का चौथा हो जाएगा। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो चौथा का पहला हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मेघालय की कोहिमा। नागालैंड का इम्फाल। इसमें देखना है कि कौन सुमेलित है। तो दिए गए विकल्पों में जो विकल्प बी है यह सुमेलित है, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसके अलावा और भी कुछ राज्य दिए गए हैं तथा उनकी राजधानियाँ दी गई है। हम यहाँ पर एक स्लाइड लगा देंगे, आप तमाम राज्य और राजधानियों को वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है और विंध्याचल पर्वत का, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में है विकल्प बी जो है, इसमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन किया गया है। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात राज्यों में है, जबकि अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊर्जा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो यह चालन है। विकल्प चालन नहीं, हाँ चालन है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चालन ऊष्मा संरक्षण की विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते। चालन के द्वारा ऊष्मा के संचरण में पदार्थ के कणों का अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना ऊष्मा पहुंचती है। इसके अलावा देखिएगा तो ठोस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। इसके अलावा संवहन के अगर देखा जाए तो संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। वहीं पे गैस एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वह संवहन विधि द्वारा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि संवहन विधि का उदाहरण है यहाँ पे गैस एवं द्रव्यों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। इसके अलावा वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। अगर बात करें विकिरण की तो विकिरण विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सघनता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधे रेखा में संचरित होती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो परिवर्तित रंग कैसा हो जाएगा? नीला और हरा हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं,
अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान गति एक समान चाल से गति करती है, तो क्या होता है? इसका वेग जो होता है वो परिवर्तनीय होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा हर पर बदलती रहती है, इसलिए उसका वेग परिवर्तनीय होता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत का क्या कार्य है? तो सूर्य की हानिप्रद और रक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20 से 21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो है पटना में किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का 57वां 57th बाघ अभ्यारण्य रातापानी किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है, और जो 58वां हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व, और यह कहाँ पे है? तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसे कब घोषित किया गया? तो यह मार्च 2025 में इसे घोषित किया गया है 58वां टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसका नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा नदी बंधन योजना यानी नदी बंधन योजना शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो बंगाल की नदी क्षेत्रों का विकास करना और गंगा नदी के किनारे के कटाव को रोकना इस नदी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि सेंचुरी का निर्माण करती है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह सूरत के निकट, अब इसका अगर उद्गम स्थल देखिएगा तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर ऊंची स्थान पर इसका उद्गम स्थल है, और यह सूरत के निकट 724 किलोमीटर की दूरी तय करके खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो बुर्जिल और बनिहाल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, रोहतांग और बड़ालाचा दर्रा है। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना व नीति दर्रा है, और सिक्किम में नाथुला व जैलेपला दर्रा स्थित है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है। दक्षिणी पठार का पूछा जा रहा है, तो भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु अन्नामलाई में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और भारत की जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? अन्नामुड़ी है, जो कि कहाँ पे स्थित है? अन्नामलाई में ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु कहाँ पे है? यह अन्नामलाई में स्थित है, और इसका नाम क्या है? अनाईमुड़ी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाले अभिकरण कौन से हैं? तो इसका अभिकरण का नाम है NSO। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो इस खिड़की का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की रियायती ऋण प्रदान करने वाली खिड़की भी कहा जाता है। इसका गठन 1960 में हुआ था, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। IDA निर्धन देशों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तथा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तथा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? ए और बी दोनों ने, यानी जेम्स आउट्रम और W टेलर ने। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तथा ब्रिटेन के राजनेता बेंजामिन डिज़रेली, जो कि प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह या जन विद्रोह कहा था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे? कौन रहे थे? तो ये मुसलमान जो हैं वो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। विकल्प
सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसकी स्थापना की बात कर लें, क्राइस्ट चर्च की स्थापना कब हुई थी? तो 1844 में इसकी स्थापना हुई थी। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह जो है इंद्र, उर्वशी, पौधो, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है यह पूर्णतः सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखी गायत्री मंत्र है जो देवी सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्ण वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चतुर्थ वर्ण यानी 4 वर्ण जो है उनका उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक और वर्ण है उनका उल्लेख यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्रम दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण यानी सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प डी में ये सारे जो वर्ड हैं वो आ रहे हैं। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड आपको वहाँ पे मिलेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण यानी सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। एक सेकेंड, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है किसके कहने पे? तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 4 एक ऐसे सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन आयोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। अब तक भारत के संसदीय इतिहास में केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया था। पहला कब? 1961 में दहेज प्रथा निषेध विधेयक के लिए, दूसरा 1978 में भारतीय बैंकिंग विधेयक के लिए और तीसरा 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक यानी पोटा के लिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि की जो अधिकांश भाग जो होता है वो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है, जिसमें 23 डिग्री अक्षांश के आसपास अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है? तो यहाँ पे देखिएगा विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, यह मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है। इसमें आप देखेंगे तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। इसके अलावा दूध पायस कोलाइड है, यह द्रव्य में द्रव का परिक्षेपण होता है। इसके अलावा मृदा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का मिश्रण है। और आगे अगर देखेंगे तो समुद्र का जो पानी होता है यह सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एवं मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण होता है। इस प्रकार से विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? तो मीथेन में आयन नहीं पाया जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम का चयन करना है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और यहाँ पे Hg है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी वर्ष 2024 के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो ऊन उत्पादक में राजस्थान पहले स्थान पे है और जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे, गुजरात तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे राजस्थान। कुल भारत में आप भारत में इनका ऊन उत्पादन देखिएगा तो इनका
47.53% हिस्सा है किसका, राजस्थान का। उसके बाद जम्मू कश्मीर है 23% और गुजरात है 6% के साथ। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के महासचिव 11 महासचिव कौन है जो कि 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। तो इनका नाम है मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात किया गया यहाँ पे बात की गई है सार्क की, तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक बेहदी नखलम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। महोत्सव का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। बेहदी नखलम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो यह मेघालय में आयोजित किया गया था। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, किस पे निर्धारित होती है, तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित होती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा ये महत्वपूर्ण नहीं है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, यह किस आर्टिकल में प्रयोग हुआ है, तो यह 352 में प्रयोग हुआ है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कहाँ पे उल्लेख है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 44th अमेंडमेंट द्वारा 1978 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति करेंगे। 352 क्या है, आपातकाल है, ठीक है। तो आपातकाल राष्ट्रपति अपने आप से नहीं लगा लेंगे, मंत्रिमंडल के सहयोग से लिखित परामर्श मिलने पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाएंगे। तो वहीं पर इस मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय पर्वत जिन समानांतर श्रेणियों में विभाजित है उसके नाम क्या हैं, तो उसके नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। तो दिए गए विकल्पों में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लगाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूरे सौरमंडल की बात की जाए तो बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक। 88 दिन में ये अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है। और सूर्य का सबसे लंबी अवधि में परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो वह वरुण है। 164.8 वर्ष में वरुण सूर्य का एक चक्कर लगाता है और 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। तो दिए गए विकल्पों में ये बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। तो टिहरी बांध जो है यह गंगा नदी पर बनाया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो चावल जो है यह खरीफ की फसल है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चावल की खेती के लिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत तापमान की जरूरत होती है और विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। जबकि अगर भारत में देख लिया जाए तो चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार से विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था, कौन सा, तो यह तृतीय राजा थे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में कब 78 ईस्वी में एक संवंत चलाया जो शक संवंत के नाम से जाना गया और भारत सरकार द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है, तो इसे भूरा ब्राउन कोल कहा जाता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट को प्रायः ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो यह द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है, तो आईआईटी खड़गपुर। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदासीन अभिक्रिया के प्रक्रम
उदासीन अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? तो मुख्य उत्पाद इसका जल होता है H2O और लवण होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे क्या पूछा गया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात की गई है। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? यह कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको कहा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कार्बन श्रृंखलन गुण किसके कारण प्रदर्शित करता है? कार्बन श्रृंखलन गुण यह इसका छोटा आकार और कार्बन कार्बन बॉन्ड की अधिकता ताकत जो होती है यही कार्बन श्रृंखला गुण को प्रदर्शित करता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? आप यहाँ पे देखेंगे विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निद्रालु व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस जो होती है यह मच्छरों के द्वारा नहीं बल्कि सीसी नामक मक्खी के काटने से होती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सीसी नामक जो मक्खी होती है इसमें एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण ये उत्पन्न होती है और यह परजीवी जो है सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेकर रहता है। इस प्रकार से विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मलेरिया, कालाजर, पेचिस प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। मलेरिया, कालाजर और पेचिस प्रोटोजोआ द्वारा फैलाने वाला रोग है और एथलीट फुट खाज दाद कवक द्वारा फैलाने वाले रोग हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2024 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब विजेता बने हैं? तो यह फ्रेंच और विंबलडन ओपन 2024 दोनों में पुरुष एकल खिताब के विजेता बने हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2025 में यह चारों जो मैच है इसका आयोजन कंप्लीट हो चुका है, यानी यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन चारों का समापन हो चुका है। हम यहाँ पे एक स्लाइड लगा देंगे, लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसको यहाँ पे दिखला देंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके तमाम चीज़ों को आसानी से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश के सिवेलुच ज्वालामुखी में हाल ही में भूकंप के कारण विस्फोट हुआ है? तो यह सिवेलिच जो ज्वालामुखी है किस देश में है? यह रूस में है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती, जैसे कागज का जलना, लोहा में जंग लगना, इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा दूध से दही का बनना ले सकते हैं, चावल से भात का बनना या कोयला का जलना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि अगर बात करें भौतिक परिवर्तन की तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में आ सकता है, जैसे जल का वाष्पन या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़े हुए हैं? तो ये सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ प्रश्न जो हैं वो मैथ्स के हैं, गणित के हैं, हम आपको इसका उत्तर बताते चलेंगे। तो चलिए 84 का सही आंसर हो जाएगा और विकल्प ए 3 घंटे 15 मिनट। अगला प्रश्न है 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुने समय गुने दर हो जाएगा और 100 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो मूलधन दिया हुआ है 3675 × 4 × 2 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो निकल जाएगा 294। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु, 87 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 50 और 20। ठीक है, मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? 50 है और 20 है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में 8 बार बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री न लगा पाने की प्रायिकता निकालिए। तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? वह 4/5 हो जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या है? यह सी है। विकल्प सी
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 90 नंबर में डायरेक्ट फॉर्म आपको चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक हिंदी का प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अंतर्यामी कहते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता उसे अनभिज्ञ कहते हैं। अनागत का मतलब क्या होता है? जो न आया हुआ उसे अनागत कहेंगे और असभ्य को अनार्य कहेंगे। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव किस समूह से संबंधित है? तो मानव जो है यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया से संबंधित है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो प्रकाश संश्लेषण के संबंध में विकल्प सी जो है इसका गलत कथन है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, यह गलत है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के संबंध में कुछ कथन है, जैसे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल है। इसके अलावा इसमें जो पर्णहरित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण किया जाता है तथा इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो नासा द्वार जो है इसके द्वारा वायु जो है ग्रहण की जाती है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मुंह दिया होता या नाक दिया होता तो वो भी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे कुपिका श्वास नली श्वसनी दी गई है तो ये कोई विकल्प सही नहीं होगा। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अत्यधिक हानि पहुंचाती है? तो यह अवस्था कौन सी है? इमेगो की अवस्था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लार एमाइलेज जो होता है, लार एमाइलेज स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। इसके अलावा एंजाइम जो होते हैं यह शरीर के बड़े अणुओं को छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर इन अणुओं को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। अगर इस बात करें एंजाइम के, तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेज का क्या कार्य होता है? तो यह छोटी आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। एमाइलेज का क्या कार्य होता है? तो एमाइलेज यह स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है, तथा माल्टेज यह एंजाइम लार में पाया जाता है जो चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूर्वी भारत का प्रथम खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई है। यह वेधशाला किसके नाम पर रखा गया है? तो इस वेधशाला का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बना है? तो इसका नाम है तिमोर लिस्ते। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में साओ जो आओ महोत्सव हर साल 24 जून को मनाया जाता है? किस राज्य में साओ जो आओ महोत्सव हर साल 24 जून को मनाया जाता है? तो यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो यह पंकज अडवाणी जी ने जीता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इन्हें वर्ष 2008 में अर्जुन पुरस्कार तथा वर्ष 2010 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पंकज अडवाणी जी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रकार से यह सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।